यस वी आर लाइव नाउ। डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे आज? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जिसको हम डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे, यानी उपचारात्मक एवं मूल्यांकन शिक्षण की बात करेंगे। बेसिकली मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे अगर मैं करेक्ट टर्म की बात करूं तो। स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीई, मान लीजिए आप इसको, है ना, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। आपके हर एक टीचिंग एग्जाम में और सीटेट के लगभग हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं, वैसे हम भाषा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये हेल्प करेगा आपको ओवरऑल। तो चैप्टर है आपका 6th चैप्टर, क्योंकि 5 चैप्टर लगातार चल रहे हैं आपके। कल थोड़ा सा चेंज करेंगे, कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे या तो कुछ और काम करेंगे, है ना। बीच में एक पेडागोजी कैप्सूल की भी सीरीज है। तो पहले तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, है ना। आ जाइए पहले आप लोग। चलिए, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, है ना। भाई आपने शिक्षण कर लिया, पढ़ा दिया, अगर आपका मूल्यांकन ना हो तो पता कैसे लगेगा कि कमी कहाँ है? मतलब जैसे हम लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, या मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करती रहती हूँ, या आप टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, वो इसलिए ना कि आपकी लर्निंग तो हो गई, अधिगम तो हो गया या चल रहा है, बीच में आपको पता भी तो करना पड़ेगा कि समस्या कहाँ है, या फिर आपने कितना सीखा, या तो आप कहाँ हैं आज की डेट में, उपलब्धि कितनी हुई। तो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, जिसके अंदर असेसमेंट और मापन यानी कि मेजरमेंट इंक्लूडेड होते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट से एक क्वेश्चन लगभग हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलता है। तभी मैंने कहा ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सीटेट के हर एक सब्जेक्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलेगा ही, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, या कोई भी अदर टॉपिक हो। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन है क्या, इसका अर्थ बताते हैं, और इससे रिलेटेड दो और कॉन्सेप्ट समझेंगे जिनको हम मापन और असेसमेंट यानी आकलन कहते हैं। मूल्यांकन का अर्थ क्या है, ये सिंपल अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, यानी जो सीखा गया है। अधिगम मतलब लर्निंग, जितनी लर्निंग हुई है, बेसिकली आपने अचीव कितना किया, हाथ में कितना आया, आप जो सीख रहे थे वो आप सच में कहाँ अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई है उससे आउटपुट क्या निकला है, इसके थ्रू टीचर खुद को, यानी एक तरीके से ये टीचर को भी जांचने का, उसकी पेडागोजी जो है, उसका शिक्षण शास्त्र जो है, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो कितनी सफल हुई, और शिक्षार्थी ने जो सीखा वो किस हद तक सीख पाया। तो लर्नर जो है, शिक्षार्थी अधिगम करता कितना सीख पाया, और शिक्षक ने जिन पद्धतियों का, जिन तरीकों का, जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया वो किस हद तक सफल हो पाए, या उसका मेथड किस हद तक कामयाब हो पाया। जैसे कि आप सीटेट देकर के आएंगे और बताएंगे कि आपने जो डिस्कस किया बहुत हेल्प हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी सफलता है। मुझे भी जानने को मिलेगा कि मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ उसका फीडबैक क्या रहा, और मुझे आगे कहाँ परिवर्तन की जरूरत है, और अच्छा कैसे करना है, क्या चीजें फिर से रिपीट करनी है ना। तो सिर्फ शिक्षार्थी का ही मूल्यांकन नहीं है, इसमें शिक्षण की पद्धति या शिक्षक का भी अपने आप में एक फीडबैक है। आपको फीडबैक मिलेगा कि आप यहां स्टैंड करते हैं, आगे इसको ऐसे इंप्रूव किया जाए। अब दो टर्म है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, एक बड़ा टर्म है इवैल्यूएशन। इसके अंदर दो छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जिसको हम असेसमेंट कह रहे हैं, यानी आकलन भी इसी के अंदर है, इसका एक हिस्सा है आकलन। और यदि मैं बात करूं तो दूसरी एक चीज है जिसको हम आकलन, और दूसरी एक चीज है इसमें मेजरमेंट यानी मापन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? ये एक ऑब्वियसली ये वेन डायग्राम है सिंपल सा, जिसमें मूल्यांकन क्या है, एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर आकलन और मापन दोनों आ जाते हैं। कैसे आएंगे ये समझेंगे। बहुत बढ़िया भागीरथी कह रही है, मैं वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर देती हूँ। बहुत बढ़िया भागीरथी, है ना। अच्छा देखिए, एक बार अगर मैं बात करूं मापन की, तो मापन क्या है? मेजरमेंट। जिन चीजों को, जिन लर्निंग की टेक्निक्स को, या जिन चैप्टर्स को आप नंबर्स में या यूनिट्स में, किसी भी मेजरिंग यूनिट में माप पाए, वो मापन हो गया, मेजर हो गया। मतलब आप मेजर कर सकते हैं, जैसे आप हाइट को इंचेस में मापेंगे, वेट को केजी में मापेंगे, उसी तरीके से आप मार्क्स के थ्रू माप रहे हैं। मेजरमेंट, जो नंबर्स आपके हाथ में आ सके। आकलन क्या है
किस तरीके से सीखा है बच्चे ने, कैसे अभी सीखेगा, इस चीज को जानना है ना, फीडबैक के लिए भी किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन क्या है, इसमें सब कुछ शामिल है, इसमें मेजरमेंट भी शामिल है, इसमें फीडबैक भी शामिल है, इसमें प्रोग्रेस भी शामिल है, इसमें ओवरऑल आपने पूरे साल के दौरान क्या सीखा है, लगभग सब चीज शामिल है। आपका फीडबैक भी और आपका प्रोग्रेस भी और आपका अचीवमेंट भी और आपका रिजल्ट भी कि आप खड़े कहाँ हैं, है ना। तो मूल्यांकन, मापन और आकलन का ये एक अंतर है। मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर आकलन है जो आपको फीडबैक देगा, मापन आपको कुछ यूनिट्स में रिजल्ट दे देगा और मूल्यांकन ओवरऑल एक प्रक्रिया है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। अब इसके उद्देश्य क्या हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए एक बार सोचिए क्या हो सकते हैं। अभी मैंने छोटी सी बात बताई है आपको कि हम क्यों करते हैं आकलन, तो सिंपल बात है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, फिर वहीं से निकल के आएगा जो हमने डिस्कशन किया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ये बताइए। वाह वाह, केदारमल जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है टी शर्ट का शोरूम खोल रखा हो। कुछ नहीं है यार, ये 3 टी शर्ट गिफ्टेड है। खैर, आंसर करो, बताओ एक बार उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बताइए एक बार, कोई समस्या यहां तक। ऐप पे कुछ चलता नहीं, ऐप बंद है टेक्नो, अभी ऐप बंद है, अभी आप उसको यूज ना करें। नो समस्या, बहुत बढ़िया, सही है। अब तो मेरे पूछने से पहले आप लोग कह देते हैं कि नो समस्या है, आपको पता ही है कि डायलॉग क्या होगा नेक्स्ट। खैर, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं, बच्चे को जांच क्यों रहे हैं, उसको ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है आज मुझे, ऑब्वियसली कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं जिस वजह से आप बच्चे को माप रहे हैं। दिमाग में शायद कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं तो ऐसे हैंग कर रहा है ना, ऐसे रैम को क्लियर करने की जरूरत है, कुछ एप्लीकेशंस हटाने की जरूरत है दिमाग से। खैर, छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, यानी कि ये पता लग सके कि बच्चों ने कितना अचीव किया, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे। हम कुछ उद्देश्य रखते हैं ना साल के शुरुआत में या हर एक चैप्टर में, आपने कुछ जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए होंगे, लेसन प्लान में लिखे होंगे कि इस चैप्टर से ये चीज सीख पाएगा, इस सब्जेक्ट के थ्रू ये चीज सीख पाएगा। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव रखे हैं वो किस हद तक अचीव हो पाए, यानी कि जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उद्देश्य थे, वो किस हद तक आप उनको उपलब्ध कर पाए, किस हद तक उनकी प्राप्ति हुई, ये आपको कैसे पता लगेगा। ये पता लगेगा आपको सिंपल उसका आकलन करके। ठीक है बात, क्लियर हो गई बात। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, भाई जो विकास है ऐसा ना हो कि वो एक जगह पे रुक के बैठे हो या गैप आ गया हो, तो आपको पता तो हो कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है प्रोग्रेसिव तरीके से। नेक्स्ट है छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना। आपको पता लगे ना किस चीज में बच्चा इंटरेस्टिंगली, आपने कोई क्विज कराया, आपने कोई ओरल कंपटीशन कराया, कुछ डिबेट हुई, क्योंकि मूल्यांकन का कोई एक तरीका नहीं है कि पेन पेपर से ही पता लगाना है ना। तो आपको पता लगेगा भाई कौन किसमें कौन सी योग्यता है, कौन म्यूजिक में अच्छा कर सकता है, कौन स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, कौन किसी सब्जेक्ट में स्पेशल इंटरेस्ट लेता है, उनके अंदर स्किल्स क्या हैं, रुचियां क्या हैं, हो सकता है कोई ड्राइंग पेंटिंग में अच्छा हो, इंटरेस्ट क्या क्या है उनके। तो बच्चों के बारे में आपको पता लगेगा इससे, फिर उसी अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग को प्लान कर पाएंगे। ठीक रहेगी बात। छात्रों की कठिनाइयों, भाई उन्हें डिफिकल्टी कहां आती है, जहां प्रॉब्लम होगी, जहां गैप होगा, जहां पेन होगा, उस पेन पॉइंट को आप पकड़ लेंगे और देखेंगे कि यहां इस सब्जेक्ट में अगर बहुत ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं, दैट मींस ये उनको समझ में नहीं आ रही बात, यहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और मुझे अपने मेथड में चेंज करने की जरूरत है, या तो बच्चे को इस तरह से सिखाने की जरूरत है, कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट लेने की जरूरत है। तो आप डिफिकल्टीज भी फाइंड आउट करते हैं। अब इन्हीं डिफिकल्टीज को या गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए एक चीज यूज होती है जिसको कहते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। ठीक, निदानात्मक परीक्षण जिसको हम कहते हैं, कि पता लगे कि कमी कहां है। फिर विफलताएं, यदि फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा फेल है तो सिर्फ बच्चा फेल नहीं है, पूरा सिस्टम ही फेल है एक तरीके से। असफलताओं का यदि फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वही सिंपल बात। अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना, थोड़ा एक आप में भी इंटरेस्ट रहता है जो सीखने वाला है और सिखाने वाला है कि कैसे सीखें, कैसे सिखाएं और बेहतर कैसे करें। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की वो इंप्रूव होती है। ओवरऑल जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की वो इंप्रूव होती है, किससे, मूल्यांकन से। इसका बेसिकली जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आपके अंदर डर बैठ जाए, बट जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है पूरे एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारे अंदर डर ही बैठ जाता है एग्जाम्स को लेकर के, है ना। नहीं तो इसके पीछे उद्देश्य भी बहुत अच्छे हैं, इसको सही नियत से भी लगाया गया, बट लागू जैसे हुआ है वो चीज गड़बड़ है, फिर रट्टा मार चलता है
अगर सही तरीके से हम इसको लागू कर पाए तो शायद कुछ बेहतर हो पाए। और आजकल पहले से एग्जाम्स आसान हुए भी हैं या तरीके भी बदले हैं इवैल्यूएशन के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। आपके हर एक टॉपिक में ये काम आएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। सीसीई की फुल फॉर्म में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मत लगा देना, एक नंबर चला जाएगा, क्योंकि अगर शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो उसकी भी सीसीई ही बनेगी। बट सीसीई का मतलब यहां कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन से है, कभी भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को शॉर्ट फॉर्म में सीसीई नहीं कहेगा। ठीक है बात? अरे कोई नहीं पंडित स्वाति, धन्यवाद शिवांगी। वैसे खतरनाक कलर है ये, बट ठीक है कोई बात नहीं। स्टार्ट हुई नहीं वीडियो, साथ लाइक दूसरे चैनल वाले हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है वंदना, करने दो, जिसको जो अच्छा लगे, जिस चीज में जिसको खुशी मिले करने दो। हमारा जो काम है हम वो करेंगे, खुश रहा करो। बाकी लाइक कर दिया करो जितने लोगों को करनी होती है, वो भूल जाते हो, है ना। 3000 लोग देख रहे हैं अभी भी, और 2200 लाइक्स, मतलब 800 लोग जो हैं वो गायब हैं। उपस्थिति दर्ज कराइए, थोड़ा पता लगे आप आए थे। खैर आते हैं टॉपिक पे। शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है या हो सकता है, ये कह सकते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन से हैं? सतत का मतलब ये कॉन्टिन्यूअस, बच्चा पूरे साल, ऐसा नहीं है साल के एंड पे ही टेस्ट होगा। बच्चा अपनी कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई होमवर्क करके लाया है, क्लास में आपने उसको कोई एक्टिविटी दी है, ग्राउंड में खेलते हुए आप उसको हर जगह पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, कहीं कहीं पे कुछ टेस्ट क्विज इस तरीके का दे रहे हैं ताकि आप पता लगा सकें कि समस्या है कहां। तो ये साल भर चलेगा। हो सकता है बच्चों को पता भी ना लगे और आप पूरे साल उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कुछ और चीजें कर रहे हैं, ताकि आपके पास फीडबैक हो, डेटा हो बच्चे का। ऐसा नहीं है एक दिन उसने टेस्ट में कितना अच्छा लिख दिया, चाहे वो कहीं से टेप के लिखा हो, चाहे कुछ भी किया हो, वो नहीं। उसके अलावा भी आप उसको पूरे साल उसके हर एक एस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली आप उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार से हो सकता है। इसमें एक होगा निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक का मतलब है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोस्टिक में क्या है, आपको गैप्स का पता लगाना होता है कि कमियां कहां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्नोज जैसे आपका डॉक्टर डायग्नोज करेगा, निदान करेगा। आप बीमारी लेकर के जाते हैं, कोई बुखार है 3 दिन से, तो पहले पूछेगा या पूछेगी कि कितने दिन से है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या समस्या है, खांसी है कि नहीं है ना। तो वो वहां से डायग्नोज करने का प्रयास कर रही हैं। ठीक, अगर वो स्वयं कर पाती हैं इन लक्षणों को देख करके तब तो बात ठीक है। अगर नहीं कर पाती हैं तो कोई डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, पैथोलॉजी और इन सब में भेज दिया जाएगा आपका ब्लड टेस्ट लेके, कि पता लग सके कि प्रॉब्लम है क्या। तो आप भी टीचिंग में जजमेंट से पहले ये पता लगाते हैं कि गैप है कहां, समस्या कहां है। आप भी एक तरीके से डॉक्टर का ही काम कर रहे हैं यहां, ठीक है बात। तो आप पता लगाते हैं, डायग्नोज करेंगे। तो हमेशा रेमेडी से पहले डायग्नोज होगा, मतलब दवाई देने से पहले। ऐसा तो नहीं है ना डॉक्टर आपके पेट में दर्द हो और आपको दवाई दे दे सर दर्द की या और खतरनाक किसी और बीमारी की बिना पता लगाए। तो रेमेडी बाद में आएगी, रेमेडियल टीचिंग बाद में होगी। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाएगा, पता लगाया जाएगा समस्या है कहां, तभी तो आप फिर उसको रीटीच करके दोबारा से पढ़ा करके उपचार करोगे। तो पहले निदान किया जाएगा, देन आप रेमेडी करोगे। ये बात आप यही समझ लीजिए, 1 नंबर की बात है बिल्कुल, ठीक है। तो उपचार हमेशा बाद में, निदान पहले। डायग्नोस्टिक को हम निदानात्मक परीक्षण कह सकते हैं। तो पहले निदान करेंगे, देन वील मूव टू रेमेडियल, दैट इज कॉल्ड उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है बात, यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो बता दो थोड़ा सा। अच्छा, बहुत बढ़िया स्मिता, बहुत बढ़िया। सुसंध्या, शिवांगी, ग्रेट। बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। मैथ पेडागोजी चैप्टर वाइज सब पढ़ लो मुझी से, देखेंगे समय मिला तो कराएंगे। देखो एक बार, नहीं तो वो 100 क्वेश्चन कर लेना। तो निदानात्मक की बात क्लियर हो गई। एक तरीका ये है कि आप गैप्स का पता लगाएं कॉन्टिन्यूअसली। रचनात्मक है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी ये होता किस चीज के लिए कि आपको फीडबैक मिले, पता लगे कि बच्चे ने कितना सीख लिया, कैसी प्रोग्रेस है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है ना। ये भी बहुत ज्यादा कोई भयावह नहीं है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटी से आप जांचने की कोशिश कर रहे हैं फीडबैक, और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है कि भाई चलता रहेगा,
है ना। संकल्पनात्मक है, ये एंड में होगा। ऐसे टाइप्स मान लो आप इसको, जिसको योगात्मक भी कह सकते हैं, कि ये ओवरऑल साल के एंड में होगा, ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना उपलब्ध किया है, कितना उसने अचीव किया है, उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो ये जजमेंट के लिए होगा एक तरीके से। ये प्रोग्रेस के बारे में, सॉरी प्रोग्रेस नहीं, अचीवमेंट के बारे में बात करेगा। अचीव कितना किया है, संकल्पनात्मक, क्या उसका कॉन्सेप्ट्स कैसे बने हैं, और जज करने की बात करेगा कि भाई इतने % आए। और यहां बात होगी फीडबैक की। ठीक है, बात सिंपल सिंपल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ही रॉकेट साइंस हो और आपको ज्यादा समस्या हो रही हो, है ना। बताइए, सुपर टेट के लिए कोई एक बुक नहीं काम करेगी। अब समग्र क्या होता है किसी ने पूछा है, बिल्कुल समझेंगे ना। अभी सतत हमने समझा, सतत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, जो साल भर चले। ऐसा नहीं है एक दिन आप बस बच्चे को टेस्ट लेके डरा दें, कभी सरप्राइज टेस्ट है, कभी कुछ है, कभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, 70 तरीके हैं इसके। व्यापक का मतलब होता है, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस चलने वाला, व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको आप समग्र कह लीजिए, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव कह लीजिए इंग्लिश में। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जिसमें फर्स्ट सी जो था वो क्या था, कोरोना नहीं था, फर्स्ट सी था यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी दिशाओं में या सारे एस्पेक्ट को मिला के। तो एक होता है शैक्षिक पक्ष, जिसको हम स्कोलैस्टिक पक्ष कहते हैं, जो पेन पेपर से रिलेटेड है, और दूसरा है सह शैक्षिक पक्ष, सह शैक्षिक पक्ष। ठीक है बात। इन दोनों पक्षों का आकलन, इन दोनों का, ऐसा नहीं है सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ले लिया आपने, या सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज को देख लिया कि स्पोर्ट्स में कैसा है, इसमें कैसा है। बेसिकली हुआ क्या था कि पेन पेपर टेस्ट जो थे, सिर्फ पेन और पेपर का इस्तेमाल, यानी वही टेस्ट जो चला आ रहा था पुराना तरीका, उससे आकलन क्या होता है, लिमिट होता है। मतलब वो सारे एस्पेक्ट नहीं देख पाता बच्चा। सिर्फ पेन पेपर पे ही थोड़ी ना बताएगा कि उसकी लर्निंग हुई है, वो बोल करके भी बता सकता है, वो कोई ऐसे भी लिख सकता है, वो कोई प्रोजेक्ट भी बना सकता है, कोई असाइनमेंट भी बना सकता है, कोई एक्टिविटी भी कर सकता है। दैट मीन्स उसके सभी पक्षों का आकलन हम समग्र मूल्यांकन या व्यापक कह रहे हैं, यानी सभी पक्ष शामिल हैं, सभी पक्ष। ठीक है बात, शामिल करेंगे आप। तो इसी को हम कह रहे हैं व्यापक, यानी कॉम्प्रिहेंसिव, होल, एज अ होल, होलिस्टिक इवैल्यूएशन भी कह सकते हो आप इसको। होलिस्टिकली, समग्र रूप से, संपूर्ण रूप में, उसकी रुचियों से लेकर के और उसके पेन पेपर सब तरीके से आप उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बात। मेरे टाइम नहीं था ये, हाँ अब आ चुका है। थैंक यू राघव। आगे बढ़ते हैं, आप लोग काफी मोटिवेट करते हैं, मैं आपको और आप मुझे, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मूल्यांकन और मापन में अंतर समझते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आकलन कैसे, आकलन प्रोग्रेस के लिए या कैसी उपलब्धि चल रही है, फीडबैक मिले, उस सब चीज के लिए थ्रू आउट द ईयर होता रहता है। मापन क्या है, एक मापन एक छोटा सा हिस्सा है, मेजरमेंट, जिसमें आप चीजों को नंबर्स में, यूनिट्स में मेजर कर लेंगे। अब ये मापन मूल्यांकन से कैसे अलग है, कई बार ये चीज जाननी जरूरी हो जाती है, तो समझ लेते हैं कैसे अलग है। देखते हैं मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, व्यापक होगा, सिंपल सी बात है, अपने आप में टर्म ही बड़ा है, इवैल्यूएशन के तो अंदर आएगा ना मेजरमेंट और असेसमेंट। मापन किसी एक गुण या एक चर का होगा कि भाई ये वाले गुण में आउट ऑफ 5 इतने नंबर मिल गए, इसमें ऐसे राइटिंग में इतना % मिल गए। तो ये क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर गुण या एक पर्टिकुलर एबिलिटी का होगा जो मापन है। लेकिन मूल्यांकन ओवरऑल है, आपकी सारी एक्टिविटीज, आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में तो आपके बिहेवियर से लेके, आज की डेट में अगर आप जाएंगे रिपोर्ट कार्ड्स देखेंगे तो बिहेवियर से लेकर के, इसके अलावा 70 तरह की चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी रिपोर्ट कार्ड में, कि बिहेव कैसे करता है, और ओरल एक्सप्रेशन में कैसा है, बाकी इस सब्जेक्ट में कैसा है, इस एक्टिविटी में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में कैसा है, को करिकुलर में कैसा है, तो सारा कुछ पता लगेगा। वो मूल्यांकन है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है। बेसिकली मूल्यांकन में मदद करेगा जो मापन से, जो मेजर किया है ना आपने किसी एक पक्ष को, वो मूल्यांकन के लिए फीडबैक का काम करेगा, मूल्यांकन के लिए एक डेटा का काम करेगा कि आप ओवरऑल बच्चों को जांच पाए। उसके लिए आपके पास कुछ डेटा है कि इस पक्ष में ये ऐसा है, इस पक्ष में, इस टेस्ट में इसने ऐसा किया था, इस एक्टिविटी में इसने ऐसा प्रदर्शन किया था, इसमें फर्स्ट आया था, इसमें सेकंड आया था। तो ये क्या है, मूल्यांकन से पहले किया जाएगा, और मापन का जो भी डेटा है या असेसमेंट का जो भी डेटा है उसको फाइनली इंक्लूड किया जाएगा इवैल्यूएशन में। तो ये मापन के बाद होगा इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के बाद एक भविष्यवाणी संभव है, मतलब जब आपने ओवरऑल मूल्यांकन कर लिया, पूरा इवैल्यूएट कर लिया, साल के एंड में दे दिया रिपोर्ट कार्ड,
तो क्या होगा, आप कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ है, या फाइनल जो है हाफ ईयरली में जैसा परफॉर्म किया है आपने, कि अब आगे इस तरीके से चलेंगी चीजें। लेकिन मापन के बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक पक्ष का किया है, इसमें बहुत छोटी सी अप्रोच है, नैरो है ये ब्रॉड एस्पेक्ट है इवैल्यूएशन। मूल्यांकन स्थिति आधारित है, यह अंक आधारित है, ये ओवरऑल आपकी सिचुएशन को बताएगा, इसमें ग्रेड्स भी होंगे, मार्क्स भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मापन में सिर्फ अंक, नंबर्स की बात हो रही ना। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, आप कितने मोटे हो गए हैं, इंचेस में नापेंगे अपने आप को, मतलब नंबर्स चाहिए मेजरमेंट के लिए, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड तेज तो नहीं है, बता देना अगर किसी को समस्या हो रही हो तो। बाकी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मैं पहले भी सीसी इंग्लिश में करा चुकी हूं, अभी हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का कोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है बात। एनपीसी कभी करा दूंगी अलग से किसी वीडियो में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व लिख लेती हूँ मैं, फोन कहाँ है मेरा, ये कुछ कुछ टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, वो पेडागोजी कैप्सूल में हफ्ते में एक वीडियो आएगी ना, तब कराऊंगी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कभी कभी पूछ लेता है और ये आपको मिलता नहीं है। 1 मिनट का टाइम दो, फिर चलेंगे आगे। मौसमी लिखी हुई है, बताओ हद है, मौसमी लाई नहीं और फिर भी क्या बताया आपने, एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कराऊंगी मैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक बताते रहा करो, बल्कि कमेंट आजकल मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आज पढ़ूंगी कमेंट बैठ के। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, पुनीता पांडे कह रही हैं कि मापन के अंदर क्या है, किसी गुण या विशेषता, कोई एक पक्ष आपने देख लिया, लेकिन मूल्यांकन में क्या है, आप ओवरऑल देख रहे हैं कि उसके अंदर विशेषताएं क्या हैं, ओवरऑल जांच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, मूल्यांकन में घटना तथा तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, क्या फैक्ट क्या है, यहां क्या होगा, घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं, कि ये हुआ तो ये इतने % या ये अंक दे दिया, यहां आप ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहे हो। खैर इतना बहुत है, मोर देन एनफ है। अगर आपको ये बेसिक अंतर भी बताया कि मूल्यांकन क्या है, अंक से आधारित है, और इवैल्यूएशन ओवरऑल आपकी पूरी समझ को जांचने के लिए ग्रेड से लेकर के, जिसमें अंक की भी बात होगी, जिसमें आपकी समझ की भी बात होगी, जिसमें जजमेंट की भी बात होगी, है ना, भविष्यवाणी जिसको हम कह रहे हैं, सारी चीजों की बात हो जाएगी। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मतलब महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सीसीई की, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार क्वेश्चन थोड़ी है ये, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, बट अगर आपकी थियोरी स्ट्रांग हो जाए, आप थोड़ा मन से समझ लें, तो आपको क्वेश्चंस में इतनी जगह पे हेल्प मिलेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी पेडागोजी कब सुधर गई है ना। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। भाई सतत में शैक्षिक भी है, स्कोलास्टिक भी और को स्कोलास्टिक, यानी कि पेपर पेंसिल भी और बाकी अदर एक्टिविटीज भी, इसीलिए तो इसका नाम सतत एवं व्यापक है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूटी में, व्यापक मतलब सभी पक्ष, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक इवैल्यूएशन। शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान बताया जाता है, कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, तो सभी पक्ष भी देखे जाएंगे, लगातार भी किया जाएगा, तो कमी पहचानी जाएगी, डायग्नोस किया जाएगा, निदान किया जाएगा, और फिर उसका सॉल्यूशन आप रेमेडी देंगे। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने के लिए, जो अचीवमेंट लेवल है उसको बेहतर बनाए रखें, उसके लिए आप मोटिवेट करता है ये हमें, क्योंकि हमें फीडबैक देगा ना। अगर हम खुद को टेस्ट ना करें, ये सोचते रहे यार मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी क्योंकि नंबर कम आएंगे, फिर मुझे शर्म आएगी, मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन होगी या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बट सच्चाई से कैसे भागेंगे आप। तो ये चीज आपको मोटिवेट भी करेगी कि आपको यदि कम आए हैं तो आगे कितनी बड़ी जर्नी अभी है, और अगर ज्यादा आए हैं तो उसको बना के कैसे रखना है। ठीक है बात। फिर है बाकी, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे है, तो मतलब उन्हीं का एक कोट है कि पहली सफलता के बाद रुकिए मत, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अगर आप दूसरी बार फेल होते हैं कि पहली सफलता आपकी तुक्के में थी, है ना। और भी उनके बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं कि उन्होंने ही कहा है कि मतलब सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, और उन्हीं से एक इंस्पायर्ड मेरा कोट है जो मुझे लगता है कि ठीक है मानसी, नींद तो बहुत पूरी होती रहेगी, नींद पूरी होना हो, सपने पूरे होने चाहिए। और एक और उनका बड़ा प्यारा सा कोट है कि जो हाई ड्रीमर्स होते हैं, इस तरीके का कुछ है कि जो सच में बहुत बड़े सपने देखते हैं, उस तरीके से जो रियलिटी है, जिनके सपनों में दम है, उनके सपने हमेशा पूरे होते हैं। तो बहुत मतलब कोई भी एक बुक उनकी पढ़ी है उठा करके, मैंने बहुत डाइट के टाइम पे पढ़ी थी, और आई वांटेड टू मीट हिम। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने की इच्छा होती है, बट मैं सेकेंड ईयर में थी आई थिंक जब उनकी डेथ हुई। तो ही वॉज एन अमेजिंग मैन। पढ़ना चाहिए हर एक टीचर को, क्या नॉर्मल इंसान को भी, है ना। विंग्स ऑफ फायर है उनकी ऑटोबायोग्राफी, एक और उनकी बड़ी अच्छी बुक है। खैर यहाँ आ जाते हैं अब, सच में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए इस देश में।
उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है बात। और जो एक नेगेटिविटी है समाज में कि ये सोच लिया जाता है कि नहीं बड़े सपने मत देखो, समस्या हो जाएगी, ये वो आपको सच में प्रेरित करेगी वो किताब भी, और उनका पूरा जो जीवनी है कि आप किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी स्थिति में हो, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप एटलीस्ट मतलब आसमान तक नहीं पहुंचेंगे तो एटलीस्ट छत से तो ऊपर ही होंगे, हवा में तो होंगे ही एटलीस्ट, है ना, जमीन पे नहीं होंगे। तो बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। नहीं तो इतनी नेगेटिविटी फैल गई है, जो लोग सफल हो जाते हैं उनके बारे में कह दिया जाता है अरे ये तो ब्लेस्ड था, है ना, ये तो ऐसे हो गया, ये तो कोई अप्रोच लगा ली होगी, कुछ कर लिया होगा, है ना। तो वो एक अच्छी चीज है मतलब समझने के लिए। खैर हम टॉपिक से भटक गए, आ जाते हैं वापस, बट इंपॉर्टेंट है ये बात भी जो हमने की। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल घर का सारा काम भी न्यूज़पेपर से लेके और पूरी दौड़ लगाई उन्होंने, बहुत अच्छे से अपनी किताब में डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए, यदि बात नहीं होती तो समझी नहीं क्या कह रहे हो। चलिए आते हैं आगे। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यानी उपचारात्मक मतलब रेमेडियल टीचिंग, दोबारा से आप पढ़ाएंगे, नए तरीके से पढ़ाएंगे, जहां समस्या उनकी स्पेशल क्लास ले लेंगे बच्चों की, तो होगा क्या, इससे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसके थ्रू? उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग के थ्रू। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास, क्योंकि आपने सभी पक्षों को जांच लिया, शैक्षिक भी और सह शैक्षिक भी, यानी स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक बोथ। दैट मीन्स आपने सर्वांगीण यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है। बच्चा हर एक पक्ष में डेवलप हो पाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक बच्चा पेन पेपर पे ही अच्छा करे, किसी में कोई एक बहुत अच्छी एबिलिटी हो सकती है। तभी तो आप देखते हैं फुटबॉल टीम्स हैं स्कूल्स में, सॉन्ग्स वगैरह का भी कंपटीशन है, इसके अलावा एनवायरमेंट से भी रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं, क्रिकेट टीम्स भी हैं, क्योंकि टैलेंट को पहचान करके सभी पक्षों में जान करके उनको आगे पहुंचाया जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सिंपल बात है, ये तो हम समझ ही चुके हैं, सीसी लिख लो शॉर्ट में। अगेन चाइल्ड सेंटर्ड नहीं लिखना, इसको कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन लिखना है। ठीक, अब इसके कुछ तकनीक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनमें आप लोग आधी जिंदगी से कंफ्यूज हैं, उनको ठीक करेंगे। और इन पे अलग अलग भी वीडियो बनेगी, एक पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिटेल में समझेंगे फिर उसमें। अभी ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं, ठीक है। कोई समस्या है तो बताओ जी। मुकेश जी, ऐसे हमें भी जीने का अधिकार है, हम नए कपड़े ना पहने हैं, रोज एक ब्लैक टी शर्ट पहने। बताओ एक बार, मजाक कर रही हूँ, खैर ये बिल्कुल वैसे दौड़ लगाने जाने वाले कपड़े हैं। साक्षात्कार की यदि बात की जाए तो इंटरव्यू, इंटरव्यू भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं कई सारे, जिनमें पहले से क्वेश्चन निर्धारित हैं, कई सारे अनस्ट्रक्चर्ड हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, है ना। तो आप बच्चे का इंटरव्यू लेकर के किसी बात के बारे में, उसकी नॉलेज के बारे में, उसके समझ के बारे में, उसके पक्ष क्या हैं चीज़ों को लेकर, वो सोचता कैसे है, बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू। और बहुत सारे आजकल क्या हमेशा से ही आपका यूपीएससी भी इसीलिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, बहुत सारे आर्मी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, या बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू है, जॉब्स में बहुत सारे इंटरव्यू है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप सोचते कैसे हैं या यहाँ क्या है। ठीक है, पेपर तो आपने दे लिया, लेकिन दूसरा पक्ष भी दिखाइए। तो इंटरव्यू भी क्या है, एक टेक्निक है जांचने की। करा देंगे पूनम जी, एक वीडियो में अलग से करा देंगे जी। विकास बहुत बढ़िया। इतना वर्कआउट क्यों करते हो? कोई वर्कआउट नहीं करती हूँ मैं, बैठ के खाती हूँ मजे से। इस साल में काफी निरीक्षण की बात कर लेते हैं, ये फील दे रही हूँ मैं खुद को बस वर्कआउट का, कपड़े पहन के। नेक्स्ट पे आते हैं निरीक्षण। मतलब आप टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे एक बच्चे को। नेक्स्ट है दत्त कार्य। दत्त कार्य, अब इस निरीक्षण में आप बेसिकली दत्त कार्य क्या है, होमवर्क दे दिया आपने उसको। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में काफी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो में आप बच्चे की एबिलिटीज, उसकी विशेषताएं, उसके कौन से एरियाज हैं, वो लगभग सभी चीजों की एक फाइल है ये मोटी सी, जिसमें सारे पक्ष उसके शामिल हैं। प्रोग्रेसिव यानी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा है उसकी, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा है उसकी, कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस करता है, उसके सारे पक्ष हैं। अगर मैथ्स के बारे में है तो उसने क्या अचीव किया, कैसे सीखता है, कौन सी स्पेसिफिक चीजें जीती हारी जो भी है ना। तो पोर्टफोलियो जो है बच्चे की विशेषता के बारे में, जैसे मॉडल्स का बनता है कि भैया फोटोज लगे हुए हैं स्पेशल स्पेशल, तो इसी तरीके से सारी चीजें उसकी इसमें कच्चा चिट्ठा है बच्चे के कर्तव्यों का, है ना। और इसके थ्रू बेसिकली एक क्लास से दूसरी क्लास में भी ट्रांसफर होता है।
चेकलिस्ट की यदि बात करें तो एक क्वेश्चन भी आया था, और चेकलिस्ट में क्या है, ऑब्जर्वेशन भी इंक्लूडेड है, यानी अवलोकन भी शामिल है कि आप क्या करते हैं, पहले बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तभी तो देंगे कि ये बिहेवियर में टिक है, ये चीज इसमें, ये चीज है, ये चीज नहीं है। तो चेकलिस्ट में टिक 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 चलेगा। परीक्षण कोई भी टेस्ट लेकर के आप उसको जांच सकते हैं कि समस्या है कहां। ठीक, अब कोई समस्या आपको है तो बताओ, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। छोटी सी बात और है, या हो सकता है ये खत्म भी हो गया हो, आई डू नॉट नो, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, हाँ कोई समस्या नहीं है। निरीक्षण बता दो। निरीक्षण होता है इंग्लिश में इंस्पेक्शन। तो मतलब आप देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जान रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं कहाँ समस्या है कहाँ नहीं, पूरा उसका सारी नोटबुक से लेकर के और सारा कुछ देखते हैं। स्कूल्स में भी होता है इंस्पेक्शन के गुणवत्ता मेंटेन्ड है कि नहीं। ठीक है बात। अच्छा अच्छा अच्छा, अशफाक मुझे कह रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया। नहीं, घर का तो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ मैं, बहुत ज्यादा क्या, कम ही है पार्टिसिपेशन मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही चीजें। हाँ, बाकी मौसमी की जिम्मेदारी मेरी है। तो प्रश्नों के प्रकार देखो, बाकी हाँ कुछ कुछ बाहर के काम होते हैं। देखो, प्रश्नों के प्रकार की यदि बात की जाए, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कई प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव जो आपके ये एमसीक्यूज की फॉर्म में या यस और नो की फॉर्म में जो आप देखते हैं, जिनका कोई एक ही सिंगल आंसर है, एक ही आंसर सही है, या तो गलत होगा या तो सही होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इनमें मतलब ये क्लियर कट यस और नो की बात करते हैं। अति लघु होता है वो जो 1 वर्ड टाइप आप आंसर करते होगे, वेरी शॉर्ट। फिर लघु उत्तरात्मक, इनमें कुछ शब्द ज्यादा होते हैं, जैसे ये शॉर्ट आंसर टाइप हैं। फिर निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते थे हम इनको, लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें पूरा ऐसे आप लिख देते हैं भर भर के पेज, है ना, तो लॉन्ग आंसर टाइप होगा ये। तो ये कुछ टाइप्स हैं। अब और भी कुछ विशेषताएं भी पढ़ेंगे हम। जी पूजा, सारी वीडियोस हैं यहीं लेट्स लर्न पर अवेलेबल, आप जो चाहें देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी, बस सेकंड लास्ट टॉपिक है ये आज के लिए। अरे 10:15 हो गया यार, क्लास है मेरी। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं फटाफट से समझिए, आज तो लेट होगा ही। वैधता यानी वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए, जिस गोल को लेकर के पेपर बनाया गया था, वो पूरा होता है कि नहीं। अगर आपसे सीटेट में टीचिंग के क्वेश्चंस पूछने हैं, आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, तो क्वेश्चंस इसी तरह के होने चाहिए कि वो टीचर के लिए बने हों, वैध हों। ऐसा नहीं है एसएससी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वैधता यानी जिस चीज के लिए बना है उसी चीज को वो फुलफिल कर पाए। आप एक ट्यूबलाइट भी लेने जाते हैं तो उस पर भी वैलिड लिखा होगा या टेस्टेड लिखा होगा, दैट मीन्स वो जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है वो उसके लिए फिट है। ठीक है बात। विश्वसनीयता होता है रिलायबिलिटी। वही अपना रेट्रो एग्जाम्पल लेंगे, आपका वो दोस्त जो समय पढ़ने पे हमेशा आपके काम आ जाता हो, आपके राज को राज रख लेता हो, वैसे तो क्या ही राज होंगे, है ना। तो रिलायबिलिटी मतलब वो रिलायबल है, जो समय पढ़ने पे हमेशा काम आता है। दैट मीन्स इसको कितनी भी बार आप टेस्ट कर रहे हैं सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाए बार बार। तो ये विश्वसनीय है, रिलायबल है टेस्ट। वस्तुनिष्ठता होती है ऑब्जेक्टिविटी। आप 36 एग्जामिनर से टेस्ट करा लीजिए, रिजल्ट वही का वही रहेगा, है ना। तो कितने भी एजुकेटर आपके चेक करें उसको, जैसे बोर्ड में रीचेकिंग कराते हैं, तो रिजल्ट सेम रहेगा। तो यानी ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चेंज हुआ चेक करने वाला तो रिजल्ट भी चेंज हो गया। दैट मींस ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो चीजें हैं। ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसमें एक फाइनल क्लियर कट चीज आपके सामने होती है, एक ही उत्तर होगा उसका सही, यानी नंबर जितने हैं उतने ही आएंगे, ऐसा नहीं अपनी तरफ से आप बढ़ा देंगे। सब्जेक्टिविटी होती है मेरे लिए कुछ और है, भाई मेरे लिए सच का मतलब, मेरे लिए दोस्ती का मतलब, मेरे लिए ऑनेस्टी का मतलब कुछ और हो सकता है। हालांकि इसका तो एक ही मतलब है फिर भी, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ और हो सकता है ना। किसी के लिए टीचिंग कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। दैट मीन्स आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव वहां काउंट होगा, दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है। मानकता की यदि बात करें तो स्टैंडर्ड सेट होता है आपके पेपर का कि इतने परसेंट इजी क्वेश्चंस आएंगे, इतने परसेंट डिफिकल्ट आएंगे, इतने परसेंट 25% वेरी डिफिकल्ट आएंगे, है ना। तो ये स्टैंडर्ड यानी मानक एक सेट है। 150 नंबर का पेपर है तो उसमें बटा हुआ है सेक्शन। ऐसा नहीं होता ना, कहते हैं ना कई लोग पेपर आसान आएगा कि मुश्किल आएगा, अरे वो एक स्टैंडर्ड पे सेट होगा। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। फिर है व्यवहारिकता, यानी प्रैक्टिकलिटी में काम आए, वो
व्यवहारिक हो, जोड़ पाए जीवन से, बच्चे की व्यवहारिकता या प्रैक्टिकल नॉलेज को भी वो टेस्ट कर पाए। तो ये सब क्या है? मैम अब आप थक गए हो, बस कीजिए। अरे कहाँ नितिका, बहुत एनर्जी, अभी तो एक और सेशन है इसके बाद। तो व्यवहारिकता यानी कि वो प्रैक्टिकलिटी में भी प्रैक्टिकल हो, बेसिकली इन नेचर, जान पाए, जीवन से भी जोड़ पाए। आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर, और ये है आज का आखिरी। ये मैं आपको बताई चुकी हूं दोनों चीजें, वैसे फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देती हूं। उपचारात्मक शिक्षण हमेशा बाद में होगा, पहले हम निदान करेंगे, यानी डायग्नोस करेंगे समस्या है क्या। तो जो समस्या का पता लगाना या गैप का पता लगाना सिंपल है, डायग्नोस्टिक, यानी आप डायग्नोस कर रहे हैं वही डॉक्टर की तरह, यानी निदान कर रहे हैं। ठीक, डायग्नोस्टिक के बाद हमेशा रेमेडी आएगी, याद रखिएगा। स्पेशल क्लास या रेमेडियल क्लास वो आप तब देते हैं जब उपचार आप तब देंगे, पहले आपको बीमारी का पता हो। सर दर्द के लिए कैंसर की दवाई थोड़ी दी जाती है, तो पता कैसे लगेगा? पहले आपको निदान करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, लक्षण देख करके, टेस्ट ले करके, है ना। तो उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग बाद में आएगी। रेमेडियल टीचिंग में आप नए तरीके से पढ़ा सकते हैं पुराने टॉपिक को, कुछ और नई अप्रोच अपना सकते हैं, है ना। रेमेडियल टीचिंग बाद में आएगी, आफ्टर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद। ठीक है बात यहां तक की? कोई समस्या बताओ? राइटिंग बहुत अच्छी है सन्नी, आंसू आ जाते हैं मेरे को राइटिंग की तारीफ करता है तो, क्योंकि मुझे पता है मेरी राइटिंग महात्मा गांधी वाली है। तो खैर, रुलाओगे क्या? कल भी पढ़ाओगे? हाँ कल क्या है, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है बात।